नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर घनश्याम मिश्रा प्रयागराज से आप सभी का अभिवादन, अभिनंदन और नमन करता हूँ। 6 फरवरी सन 2022 को न केवल भारतीय फिल्म संगीत जगत ने बल्कि संगीत जगत ने एक ऐसा अनुपम, असाधारण और अद्वितीय नगीना खोया, जिसकी भरपाई अगर प्रकृति भी चाहे तो शायद ही कर पाए या बहुत मुश्किल से कर पाएगी। 28 सितंबर 1929 को इंदौर में दीनानाथ मंगेशकर जी के घर जन्म लिया था लता मंगेशकर जी ने, या हमारी आपकी लता दीदी ने। घर में माहौल था संगीत का, पिताजी संगीत के प्रति समर्पित थे, तो लता जी का झुकाव संगीत की तरफ नैसर्गिक था। उस घर में शास्त्रीय संगीत के अलावा सिर्फ कुंदनलाल सहगल के गीत सुने जा सकते थे, जो कि प्रारंभिक गुरु के तौर पर लता जी के साथ रहे। 12 वर्ष की उम्र में उन्होंने पहली बार मराठी फिल्म संगीत के लिए अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कराई थी, पर दुर्भाग्य से 13 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने अपने गुरु, अपने पिता का साथ खो दिया। दलसुख पंचौली ये एक फिल्म निर्देशक हुआ करते थे। खजांची फिल्म बनाने के दौरान उन्होंने अखिल भारतीय गायक प्रतियोगिता कराई थी, जिसे लता जी ने जीता, और उसके एवज में उन्हें इनाम में दिलरुबा फिल्म में पार्श्व गायन का मौका मिला था। शुरुआत में 4-5 साल उन्होंने कई फिल्मों में गाया, पर उनको वो नाम नहीं मिला जो नाम उनको अपने पहले हिट गाने से मिला था, हवा में उड़ता जाए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का, या उठाए जाओ उनके सितम। उसके बाद फिल्म महल में उन्होंने आएगा आने वाला जो गीत गाया था, उसने उनको घर घर तक पहुंचा दिया। 1958 में पहला फिल्म फेयर अवार्ड उनको मिला था, और ये बहुत ही जानकर आपको आश्चर्य होगा कि उस वक्त बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर और बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर की कैटेगरी नहीं होती थी। 1958 से ये कैटेगरी बनना शुरू हुई, तो इसका मतलब जो 1958 में उन्होंने अवार्ड फिल्म फेयर का जीता था, सिंगर का अवार्ड, उसमें उनके कॉम्पिटिशन में मेल वॉइसेस भी थे। लता जी ने बहुत सारे इनाम जीते, 4 फिल्म फेयर अवार्ड जीते, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता। 1969 में उनको पद्म भूषण मिला, 1989 में उनको दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला, और 2001 में उनको भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न मिला। लता जी ने गायिका के अलावा संगीत निर्देशक के तौर पर लेकिन फिल्म में अपना सहयोग दिया था, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आनंद घनन के नाम से उन्होंने 5 मराठी फिल्मों में भी संगीत निर्देशन का काम किया था। वो रिकॉर्डिंग में सबसे आखिर में आती थी, और उन्होंने कोई भी रिकॉर्डिंग या स्टेज परफॉर्मेंस चप्पल पहनकर नहीं दिया। सफ़ेद साड़ी और बहुत सिंपल सी ज्वेलरी पहनती थी वो। और एक बड़ी आश्चर्यजनक बात यह है कि सोमवार को, बुधवार को, शुक्रवार को जो साड़ी पहनती थी वो बॉर्डर वाली होती थी। उनका विवादों से दूर दूर तक नाता नहीं था, सिवाय एक बार फिल्म बॉबी के लिए उन्होंने रॉयल्टी की मांग करी थी राज कपूर जी से, जो बाद में उन्होंने कुछ डिस्कशन के बाद दे दिया था, क्योंकि उस समय रॉयल्टी का प्रचलन नहीं था। बस वो लोग कहते थे कि आपने गाना गाया, हमने आपको पेमेंट किया, अब आप चाहिए। लता जी कहती थी कि आपने इस गाने से फिल्म की सफलता में भी बहुत कमाया, तो हमें हमारे गाने की रॉयल्टी चाहिए। 5% मांगा था, राज कपूर जी ने 2.5% पे एग्री किया था, लता जी मान गई थी। लेकिन लता जी उस दौरान अपने सह गायक रफ़ी साहब से नाराज़ हो गई थी, क्योंकि रफ़ी साहब ने इस मुद्दे पर, इस विषय पर उनका साथ नहीं दिया था। ये मनमुटाव था जो आपसी कलाकारों के तौर पर उन पे चलता था, लेकिन उसका कोई बहुत गंभीर परिणाम नहीं हुआ। लता जी के नाम पर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र गवर्नमेंट एक लता मंगेशकर अवार्ड देते हैं, जो आज भी संगीत साधकों के लिए बहुत ही प्रेस्टीज का विषय है, उसे जीतना या उसे पाना। लता जी खुद कहा करती थी कि शास्त्रीय संगीत को जितनी मेहनत चाहिए वो मैं दे नहीं पाई, अगर मैं देती तो शायद और अच्छी शास्त्रीय संगीत की साधिका होती। लेकिन मैं आपको बताऊं कि उन्होंने बहुत सारे ऐसे गाने जो प्योर संगीत, शास्त्रीय संगीत पर बेस्ड हैं, वो गाए, और उतनी ही महारत से गाए। कौन भूल सकता है राग जय जयवंती पर मनमोहना बड़े झूठे, या राग भैरवी पर एक राधा एक मीरा, ये जो गीत था। तो ये ऐसे बहुत सारे आपको उदाहरण मिलेंगे। लता जी बचपन से आज तक और आने वाली कई पीढ़ियों तक हमारे सुख,
में हमारे हर्ष को बढ़ाएंगी, हमारे दुख में हमारे विषाद को हल्का करेंगी और हमारे विछोह में हमारा हाथ पकड़कर सहारा बनेंगी अपनी आवाज़ के द्वारा। ऐसी महान विभूति बहुत कम जन्म लेती हैं। संगीत के क्षेत्र के अलावा भी उनका व्यक्तित्व बहुत सरल था। मुझे लगता है जो भी संगीत की साधना करेगा अपने आराध्य के रूप में लता जी को अवश्य याद करेगा। उनको हमारा दिल की गहराइयों से